देखो ये चैप्टर जो है ना थ्योरेटिकल चैप्टर है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर जो है, एयर में कौन सी गैस कितने परसेंट होती है। तो एयर में जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हम 78% लेते हैं। रिसेंटली अब जो हम कैम्ब्रिज स्टैट्स ले रहे हैं ना, नाइट्रोजन जो है वो हम लोग 78% लेंगे और ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% लेंगे। ये जो स्टैट्स मैंने लिखी ना, ये वाली याद करना, फिर यहाँ पे जो लिखी मैं ये वाली छोड़ दो। दूसरी बात, हम लोगों को पता कैसे, एक एक्सपेरिमेंट है ये पता लगाने के लिए कि एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो हम लोग करते क्या है, हाँ ये सारी अपलोड हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर देखने का टाइम अब क्या बचेगा, ये मैं इस क्लास के बाद जो है ना अपलोड कर दूंगा। हम लोग करते क्या है, ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर ना यहाँ पे कॉपर मेटल लग देते हैं और उसको ना यहाँ से हीट करते हैं। अच्छा, ट्यूब की लेफ्ट साइड पे गैस सिरिंज लगाते हैं और राइट साइड पे गैस सिरिंज लगाते हैं। हम करते क्या है, लेफ्ट साइड की गैस सिरिंज पे लेट से अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर हमने लिए उसमें, तो उसको हम पास करवाएंगे हीटेड कॉपर से। जब एयर कॉपर के ऊपर से पास करेगी तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर टू ऑक्साइड बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब होता क्या है कि जो एयर इसमें से पास करेगी कॉपर के ऊपर से, तो एयर में से जो आपकी ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगी। तो बाकी की जो एयर है, लेट्स से 79 सेंटीमीटर क्यूब एयर जो है वो दूसरी गैस रेंज में आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमें पता चला वो दूसरी गैस सिरिंज में जितना एयर का वॉल्यूम आया उससे पता चला 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने एंटर करवाई थी। तो हमें ये पता लगा कि 21 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो रुक गई यहाँ पे, कॉपर के साथ रिएक्ट हो गया। 21 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे, 21 सेंटीमीटर क्यूब आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम हमने एयर का कितना लिया था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की एयर के अंदर, डेट इज 21%। देखो अभी तक हमारी सिर्फ ये बात हुई है इसमें कि एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% हम लोग ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो 21% लेते हैं। अब हम पता कैसे लगाते हैं कि एयर में ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ना हम कॉपर मेटल रख देते हैं और उस कॉपर मेटल के ऊपर से हम लोग यहाँ पे जो है ना दो गैस सिरिंज लगाते हैं। एक गैस सिरिंज एक एंड पे, दूसरी गैस सिरिंज दूसरे एंड पे। जब गैस सिरिंज हम कंप्रेस करते हैं तो एयर जो है वो कॉपर के ऊपर से पास करती है। एयर अगर हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ली है तो दूसरे एंड पे जब एयर पहुंची है तो वो सिर्फ 79 सेंटीमीटर क्यूब पहुंची है। तो बीच का 21 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गायब हो गया, बीच का 21 सेंटीमीटर क्यूब उसमें से ऑक्सीजन जो थी वो कॉपर के साथ रिएक्ट होके वहीं पे रुक गई। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो 21 सेंटीमीटर क्यूब है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। और उससे हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर निकाल लिया, जो कि 21% आ रहा है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं, अपनी मर्जी से 21 नहीं लिया, 21 होता है, मैंने एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। आपने तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर ली थी ना, जब दूसरे एंड पे आपने देखा कि 79 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो बाकी का ऑक्सीजन जो रुका है वो कितना होगा, 21 होगा। 100 माइनस 79 करके निकाला। अच्छा फिर इसमें और क्या खास बात है याद करने वाली, टेस्ट फॉर कंबशन। कंबशन बेसिकली क्या होता है, जब किसी की फ्यूल को, जैसे कि मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। अब कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई में होती है और इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है। बस इसमें इतना याद रखना कि जब ऑक्सीजन आप एक्सेस सप्लाई में देते हो तो आपके पास जो फ्लेम का कलर आता है ना वो ब्लू कलर का आता है। ठीक है, और जब आप ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में देते हो तो आपके पास जो फ्लेम का कलर आता है वो येलो कलर का आता है। येलो कलर का आने का रीजन क्या होता है कि इसमें से कुछ अनबर्न कार्बन आ रहा होता है जो फ्लेम को येलो कलर का कर देता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स बहुत ज्यादा लिखी हुई है इसमें, तो उसको रीड आउट करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो जो मैं बता रहा हूँ ना बस उसको जरा सा ध्यान में रख लेना। यही चीजें हैं जो पेपर 2 में से क्वेश्चन बना रही होती है। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस पेपर 2 में पूछी हुई है उसने 1-2 मार्क्स की।
1 मार्क की पूछी हुई है। ऑक्सीजन एज अ रॉकेट फ्यूल यूज होता है। ऑक्सीजन जो है वो इन वेल्डिंग में यूज होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन कटिंग में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है पेशेंट्स के लिए, वो आपको वैसे भी पता ही होता है। फिर एयर पोल्यूशन क्या होती है, एयर के अंदर कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि कुछ पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं, एसिडिक गैसेस होती हैं जो कि एसिड रेन करवाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है। नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास टॉक्सिक गैस है। बस ये याद रखना कि अनबर्न हाइड्रोकार्बन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होती है, तो जब फ्यूल की कंबशन आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ करते हो तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, विच इज अ पॉइजनस और टॉक्सिक गैस। बस इतना याद रखना कि पॉइजनस होती है या टॉक्सिक होती है। तो इसलिए ये अगर एयर में, ये गाड़ियों में से इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है और एयर में ये रिलीज हो रही है, तो पॉइजनस गैस है, अगर आप उसको इनहेल करोगे तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट डालेगी। अच्छा, किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रोकते हैं? गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाते हैं, या फिर आपका इंजन सही हो जो कि टोटल बर्निंग कर रहा हो, कंप्लीट कंबशन कर रहा हो। वैसे यूजुअली हम अब नई गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा रहे होते हैं। दूसरी हमारे पास जो गैस है जो एज अ पोल्यूटेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अभी हम क्वेश्चन में भी कर रहे थे, और वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और ये प्रॉब्लम क्या करती है? एसिड रेन करती है। एसिड रेन के प्रॉब्लम तुम्हें पता है कि एग्रीकल्चर सॉइल को वो एसिडिक कर देती है, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। लेक्स को एसिडिक कर देती है, लेक्स के पानी का, रिवर के वाटर को, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। बाकी हवा में अगर आप इसको इनहेल करोगे तो ये एज अ लंग इरिटेंट और आई इरिटेंट होती है, जलन होती है आंखों में इससे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में ये भी याद रखना कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका टेस्ट मैंने अभी भी बताया था, और आपको फाइल अभी जो भेजी है उसमें भी मैंने बता दिया है कि इसका जब हम टेस्ट करते हैं तो KMnO4 के साथ टेस्ट करते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और KMnO4 के कलर को वो पर्पल से कलरलेस कर देती है। सेकेंडली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम किस तरह से रोक सकते हैं? हम लोग या तो फ्यूल ऐसा यूज करें जिसमें सल्फर कंटेंट कम हो। दूसरी बात कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है एग्जॉस्ट में से, किसी भी आप इंडस्ट्री में अगर फ्यूल जला रहे हो या गाड़ी में फ्यूल जला रहे हो, तो गाड़ियों में तो हम लोग उसको नहीं रोक पाते, इसलिए हम जो है वो फ्यूल ही ऐसा यूज करते हैं कि उसमें सल्फर कंटेंट कम हो। अच्छा, दूसरी बात कि इसको किसी अगर फ्लू गैसेस में से या इंडस्ट्री में अगर जो धुआं निकल रहा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो उसको हम रोकने के लिए हम डीसल्फराइजेशन करते हैं। अभी डीसल्फराइजेशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अभी आगे जो है ना मैं इसको और डिस्कस कर लेता हूँ कि डीसल्फराइजेशन क्या होता है। डीसल्फराइजेशन सिंपल ये है कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये प्रोडक्ट में कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, जो कि एक सॉल्ट है। वो न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिडिक गैस है उसको हम हवा में निकलने नहीं देते। तो इंडस्ट्रीज पे जो फैक्ट्रीज होती हैं उन पे ये लॉ, बाय लॉ उन पे एक रेगुलेशन होती है कि उनको डीसल्फराइजेशन करनी है अपने स्मोक की जो वो बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। बट दैट इज डीसल्फराइजेशन। आपने इसका क्वेश्चन भी अभी देख लिया। हाँ सॉरी, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट नॉट एस, कैल्शियम सल्फाइड। ये असल में वो मोल्टेन स्लैग के फॉर्म से ना, मैं जल्दी में लिख देता हूँ। दिस इज कैल्शियम सल्फाइड, C8 पॉजिटिव, और सल्फाइड आयन होता है SO3 नेगेटिव। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फाइड। सही है। लतीफ कर सकते हैं, लेकिन वो करते भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होता है। हर फैक्ट्री जो है ना वो छोटी मोटी फैक्ट्री काम कर नहीं सकती है। अच्छा, तो इस वजह से इसका भी आपने क्वेश्चन भी देख लिया किस तरह से पूछा हुआ था उसने 1 मार्क के लिए। फिर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस भी रिलीज हो रही होती हैं। ये ज्यादातर गैसेस रिलीज होती हैं जब आप गाड़ी के इंजन में फ्यूल जलाते हो। तो बेसिकली पेट्रोल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं होते हैं, तो फिर ये कहाँ से आती है? तो इंजन में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये हवा में होती है ऑलरेडी, क्योंकि गाड़ी जो है, इंजन जो है वो एयर तो सक इन कर रहा है ना कंबशन के लिए। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना लेते हैं। NO इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, अनम डीसल्फराइजेशन अभी आगे दोबारा आएगा, वहां पे मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये NO2,
ये बेसिकली जब हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये क्या करती है, जब बारिश होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बारिश के पानी में डिसॉल्व हो जाती है टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। अगेन क्या हुआ, एसिड रेन हो गई। एसिड रेन जो सल्फ्यूरिक एसिड करता है सल्फर डाइऑक्साइड से बनके एसिड रेन में, वही नाइट्रिक एसिड भी करता है। सॉइल का पीएच कम कर देता है, रिवर वाटर लेक वाटर को एसिडिक कर देता है, मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, लाइमस्टोन बिल्डिंग को डैमेज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है, इसी चैप्टर में पढ़नी है। कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे इन गैसेस को रोकता है वो भी मैं आगे बता दूंगा। बहरहाल ये बात हमारी हो गई कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो पानी के साथ मिलकर वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो नाइट्रिक एसिड बना लेगी। आप जो है ना ये सिंपल इक्वेशन याद रखना, ये इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रख लो कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या कहते हैं फर्दर वाटर में डिसॉल्व होके नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है। अच्छा, एसिड रेन का प्रॉब्लम हमने अभी बार बार क्वेश्चन में देख लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बिल्डिंग्स को कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, ट्रीज को भी डैमेज करता है, जाहिर है। एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा ये वाला पॉइंट लगता है कि एसिडिक सॉइल आर अनसुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, फिश कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक वाटर, जब बारिश होगी तो रिवर और लेक्स में भी तो पानी गिरेगा ना एसिडिक। ठीक है, और बाकी आपकी ह्यूमन डिजीजेस जो है वो भी करवा रही होती है। तो इसमें से कोई एक सॉलिड पॉइंट याद कर लो, वो ये नहीं कहता कि भाई कोई दो बताओ, एक ही बोल रहा होता है। एक ये याद कर लिया तुम लोगों ने, एक मेरे ख्याल से सबको ये फिश रिवर वाटर वाला याद हो गया होगा कि मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है, और एक ही बिल्डिंग्स वाला भी याद हो गया होगा सबको। अब एसिड रेन रोकी कैसे जा सकती है भाई? एसिड रेन रोकने के लिए हम सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आपके किसी प्लांट से निकल रही है तो उसकी हम डीसल्फराइजेशन करवाएंगे। डीसल्फराइजेशन अभी भी डिस्कस हो गया कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं ताकि वो कैल्शियम सिलिकेट बन जाए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा होता है। अभी जो कैल्शियम सिलिकेट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एटलीस्ट नहीं निकल रही है बात, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नहीं कराती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में एसिड बारिश के पानी में डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को इंटर करती है, प्लांट्स को मार भी सकती है। बस तुम्हें ये याद रखो ना कि वह प्लांट्स की ग्रोथ को, क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है, उससे आगे नहीं पूछेगा यहाँ पे। बाकी ये वाली इक्वेशन जो नीचे लिखी हुई है ना, ये आप छोड़ देना, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मीथेन जो है वो हमारे पास CH4 है, मीथेन को हम लोग बायोफ्यूल भी कहते हैं, मीथेन को हम लोग कुकिंग फ्यूल भी कहते हैं, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि मार्श गैस इसलिए कहते हैं जहाँ पे दलदल बनी हुई होती है ना, वहां पे भी मीथेन गैस निकल रही होती है। बेसिकली मीथेन गैस हमारी जो है ना वो तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के ऊपर भी होती है, और साथ में अगर कोई वेजिटेटिव मैटर है ना, या कोई काउ डंग, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि काउ डंग से हम मीथेन बनाते हैं, कुकिंग फ्यूल बनाते हैं, तो वेजिटेटिव मैटर जब डिकम्पोज करता है तो मीथेन गैस बनती है। अब मीथेन गैस वैसे तो एज अ फ्यूल यूज होती है, लेकिन अगर ये किसी वेजिटेटिव मैटर को डिकम्पोज हो रहा है कहीं पे पड़ा हुआ और वहां से मीथेन गैस निकल रही है, तो वो आप एज अ फ्यूल तो यूज नहीं कर रहे हो, वो तो हवा में रिलीज हो रही है। तो मीथेन गैस भी जो है ना वो वैसे तो फ्यूल भी है, लेकिन अगर हवा में मीथेन गैस ऐसी रिलीज हो रही है तो वो भी हैजर्डस है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है और एक मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में बस ये याद रखना है कि इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, बस एक वर्ड याद रखो, ग्लोबल वार्मिंग कराता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स इट। तो ये इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कोई पेट्रोल जलाते हो और अगर आपका पेट्रोल जो है वो पूरी तरह नहीं जल रहा है, तो उसमें से कुछ अनबर्न पेट्रोल या अनबर्न फ्यूल बाहर निकल रही है, तो समझो कि पेट्रोल के वेपर जो है वो गाड़ी के धुएं से निकल रहे हैं। अब वो एयर में आ जाएंगे, एयर में आप उसको इनहेल करोगे तो वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक क्या होती है? कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग। और फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है कि स्मोक, और जब सुबह के वक्त फॉग पड़ती है, धुंध जब पड़ती है, तो ये दोनों मिलके जो है ना स्मोक बना लेते हैं। अब स्मोक जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है, मतलब एयर में धुआं जो है ना वो रुक जाता है। अब आप हवा, एक तो धुआं होता है ना कि हवा चली और आगे पीछे हो गया,
लेकिन एक इमेजिन करो धुआं रुक गया हवा में, कहीं जा ही नहीं रहा, तो आप तो उस जगह पे जा ही नहीं सकते हो, कहीं इनहेल करोगे तो आपकी सांसों में धुआं तो हर हाल में जाना ही जाना है। सही है। अच्छा, इसको, इन सारी गैसेस को हम किस तरह से रोक सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास पेट्रोल के अंदर से अनबर्न फ्यूल निकल रहा है, जैसे कि मीथेन हो गया या ऑक्टेन हो गया, तो मैं उसकी कंप्लीट कंबशन करवा दूंगा, एग्जॉस्ट से निकल गया, तो कैटालिटिक कन्वर्टर इंश्योर्स के मैं उसकी फर्दर कंप्लीट कंबशन करवा दूं। कैटालिटिक कन्वर्टर एक काम और करता है कि जो आपकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, उसको जो है वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हार्मफुल तो है, लेकिन लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इमीडिएटली पॉइजनस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एसिड रेन कराएगी। तो कैटालिटिक कन्वर्टर बस क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन याद रखना, आगे भी लिखी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देता है आपस में दोनों को, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना देगा। नाइट्रोजन गैस तो बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है ना, क्योंकि एयर में ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन होती है। अच्छा, देखो, आपका क्या कहते हैं, कंप्लीट कंबशन वो होता है जब कोई भी फ्यूल तुम्हारा कंप्लीटली बर्न हो जाए, जैसे ऑक्टेन है, तो वो प्रोडक्ट में से दो ही चीजें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, जब आपके पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड सप्लाई में हो। ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कम है, तो वो जब फ्यूल जलेगा उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनेगी, अनबर्न फ्यूल भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है। भाई, कैटेलिटिक कन्वर्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जिसमें हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे, बस कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में ये याद रखना कि कैटेलिटिक कन्वर्टर कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो पेट्रोल से जल के निकल रही होती हैं, उनको रिएक्ट करवा के, मतलब एयर में निकालने से पहले गाड़ी के एग्जॉस्ट के बाहर कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है, तो वो उनको आपस में रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना देता है, विच आर लेस हार्मफुल। लतीफ, स्मोक की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओजोन, ओजोन हमें पता है कि अपर एटमॉस्फेयर में होती है। ओजोन का काम क्या होता है कि अर्थ के अपर स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वहां पे ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अर्थ तक जो है वो पहुंचने नहीं देती। इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करती है, यूवी लाइट को। सारी की सारी यूवी लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन अच्छी खासी हद तक वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब्दुल अजीज, अनबर्न फ्यूल वो है कि तुमने पेट्रोल डाला और कुछ मॉलिक्यूल्स पेट्रोल के बगैर जले एग्जॉस्ट से बाहर आ गए, वो है अनबर्न फ्यूल, बगैर जली। अच्छा जी, ओजोन का, देखो ओजोन जो है ना, ओजोन भी फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रोड्यूस हो रही होती है। अब अगर जमीन पे आपकी हवा में ओजोन प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि ओजोन, ऑक्सीजन तो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप ओजोन O3 को इनहेल करोगे ना, तो वो आपकी थ्रोट इरिटेशन कराती है, लंग्स में जाके उसके फाइबर्स बन जाते हैं। बस आपने याद रखना है कि ओजोन को अगर हम इनहेल करेंगे ना, तो वह हमारे लिए हार्मफुल है। इसी तरह हमारे पास कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो भी हार्मफुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? CFCs जिनको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे आपने मीथेन, क्लोरोमीथेन पढ़ा था ना, अगर मीथेन के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, दिस इज क्लोरोकार्बन। लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन हटा के एक जगह पे क्लोरीन लगाते हैं और एक जगह पे फ्लोरीन लगाते हैं, तो दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नहीं भाई, ओजोन अंदर जाके ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होती है, वो लंग्स में, लंग्स को चोक कर देती है। यार क्या, अभी तक जूम आईडी मांग रहा है। सही है, इतना, इसको इतनी जो डिटेल लिखी हुई है ना, उसको इतना इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो बस लिखी हुई है क्योंकि चैप्टर पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आता है। लेकिन अभी फिलहाल मजे तो नहीं लेने, जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है।
मैं इसका हैंड आउट भेज दूंगा आपको, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो अपना, हैंड आउट पढ़ लेना। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मॉग हमने डिस्कस किया कि स्मॉग के बारे में कुछ सिलेबस में इतना खास इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं हमारे पास। मैंने बताया ना कि इसलिए इस हैंड आउट को इसलिए इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है और इनिशियली हम ये पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल तुम लोगों के लिए बड़ा आसान सा चैप्टर है क्योंकि तुम बचपन में उसको पढ़ते हो और अभी कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। फोटोकेमिकल स्मॉग में बेसिकली तुमने बस ये याद रखना है कि ओजोन बन रही होती है, कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, कुछ स्मोक होता है, ये बहुत सारी चीजें मिलके ना डिफरेंट पोल्यूटेंट मिलके स्मोक बना लेते हैं, जो फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है। बस इतना याद रखना, बाकी इसमें कुछ अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इससे, ठीक है। अब है सिलेबस का पार्ट। ओजोन लेयर के बारे में बात हो गई है। ओजोन लेयर जो है वो हमारे पास जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो कि यूवी लाइट को अंदर आने से रोकती है। सारी यूवी लाइट नहीं रोकती, लेकिन अच्छी खासी यूवी लाइट रोकती है। अच्छा, अब होता है कि अभी हमने बात की सीएफसी की, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, बेसिकली वो करते क्या है कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज करते हैं, आपके जो एरोजल्स होते हैं ना, डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना बहुत यूज होते थे, जैसे वो एसी की गैस हो गई, फ्रिज की गैस हो गई, उसमें यूज होते थे। अब बिलाल बहरहाल इनका यूज जो है ना बैन कर दिया गया है, अब ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट कहीं पे यूज नहीं हो रहे होते, क्योंकि ये करते क्या थे, ये ऊपर ये लेस डेंस होते हैं, तो ये ऊपर चले जाते हैं ओजोन लेयर तक हवा में, और ओजोन लेयर के साथ जाके रिएक्ट कर जाते हैं। और जब ये ओजोन लेयर के साथ जाके रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली ओजोन लेयर को ना वो खत्म कर देते हैं। और जब ओजोन लेयर एक जगह से खत्म हो जाएगी, तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो पहले आ रही थी सन से, तो उसमें जैसे कुछ कुछ पास हो रही थी, अब इस जगह से जहाँ पे वो ओजोन लेयर ही खत्म हो गई है, वहां से अल्ट्रावायलेट लाइट ज्यादा आएंगी, तो जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट क्या कर रही है कि स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती है। तो ये जो ओजोन लेयर खत्म हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो सीएफसी के बारे में बस ये याद रखना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी कॉजेस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बस इतनी सी बात याद रखो। इसकी इक्वेशन वगैरह तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आती। अब नहीं होती सीएफसी, अब जितने भी नए फ्रिज और एसी आते हैं, इनकी जो गैस होती है वो सीएफसी नहीं होती। सीएफसी को बहुत एब्रप्टली बंद कर दिया गया था। अभी भी फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में सीएफसी यूज होता है, वरना अब नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग, अगेन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल तो नहीं पूछता वो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, लेकिन आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें से आपके पास मीथेन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। हम फ्यूल्स कार्स में भी जला रहे हैं, गाड़ियों में, बसेस में, लॉरीज में, हर तरह की व्हीकल्स में जब कंबशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। हम जो अपनी बिजली बना रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, फर्नेस ऑयल जला रहे हैं उसमें, ठीक है। तो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। ज्यादा जो हमारे पास मसला है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का हैजर्ड क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका सी का टेम्परेचर बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, और मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जा रही है, क्लाइमेट इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है, ठीक है। फ्लडिंग, रेन्स, एक्सेसिव रेन्स, ये सब ग्लोबल वार्मिंग कराती है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना कैसे है? पेट्रोल जलाना छोड़ दो, जो कि तुम नहीं छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, जो कि हम लोग अब जा रहे हैं जिसकी तरफ यूज कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं बाकी गाड़ियों में आप कंप्लीट कंबशन करवाएं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी प्रोड्यूस होनी होनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग आप तभी रोक सकते हो जब आप फॉसिल फ्यूल जलाना छोड़ दो, कम कर दो, या फिर आप एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ करो, ताकि जो कार्बन साइकिल है वो बैलेंस्ड हो जाए दोबारा से। हमारी कार्बन साइकिल क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है वो छोड़ दो, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, बस वो याद रखो। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, कार्बन साइकिल बनाने के लिए तो नहीं कहता, कार्बन साइकिल में बस ये याद रखना कि कार्बन साइकिल में क्या हो रहा होता है कि भाई जो प्लांट्स है ना, उनका काम क्या है? प्लांट्स का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना
और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जिसमें ह्यूमंस आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं ना, एनिमल किंगडम जितनी भी है, ह्यूमंस वगैरह भी उसी में आ जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक साइकिल बना हुआ है सारा। तो अगर ये साइकिल आप डिस्टर्ब करोगे, मतलब अगर आप प्लांट्स कम कर दोगे और जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स के भी जलने की वजह से, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इट मीन्स के वो जो प्लांट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दो, प्लांटेशन ज्यादा कर दो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कम कर दो। तो दैट इज कार्बन साइकिल। अच्छा, कार्बन साइकिल में जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देना, वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखो। पूछी अभी लास्ट तुम देख रहे थे, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछी हुई भी है। ये एनर्जेटिक्स के एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के हैंडआउट में भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो 6 to the 12 और यहाँ पे ये। अच्छा, इसके लिए सनलाइट जरूरी है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, एनिमल जो प्रोसेस हो रहा है एनिमल्स में या ह्यूमंस में, वो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में ये उल्टा कर दो, रेस्पिरेशन उसको ग्लूकोज बर्न हो रहा है, C6H12O6। अब जो बायो वाले नहीं है वो जरा ये इक्वेशन को लिख लेना अपने पास। तो ऑक्सीजन 6 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल और वाटर 6 मोल, बस दैट्स इट। अच्छा जी, बाकी कैटालिटिक कन्वर्टर का हमने बता दिया। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जा रही है, जो गाड़ी के इंजन से चल के जो गैसेज आ रही है ना, वो ये आ रही है। इंजन के बाहर हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं, इसमें अनबर्न हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी आ जाती है, मतलब अनबर्न पेट्रोल भी आ गया। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो फ्यूल नहीं जला है उसको मजीद जला देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना लेगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ रही है उसको वो रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना के बाहर निकाल देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करा रहा है, वो लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड शॉर्ट टर्म है। एयर में कोई इनहेल करेगा उसको पॉइजनस होती है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर ली तो भाई उसकी डेथ भी हो जाती है, सफोकेट कर जाता है बंदा। सही है, ये इक्वेशन कैटालिटिक कन्वर्टर की लिखी हुई है, ये मैंने बार बार लिखवा भी दी है, इसको लिख भी सकते हो, उसको याद भी कर लो बस। इसके अलावा कंबशन की इक्वेशन तो तुम्हें ऑलरेडी बनाना सीख ली है तुम लोगों ने, बैलेंस करना भी सीख लिया। इसके अलावा पेट्रोल में से जो है ना लेड कंपाउंड्स भी निकलते हैं, मतलब पेट्रोल में कोई लेड मेटल भी होता है जो कि आपका जलता है तो लेड ऑक्साइड वगैरह बनता है, और जो भी बनता है वो जब एयर में आ जाता है तो आप इनहेल करते हो। तो लेड बेसिकली क्या होता है, लेड पॉइजनिंग कहते हैं उसको, और ये ब्रेन डैमेज करवाता है। जैसे बच्चों में अगर छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह का स्मोक इनहेल करते हैं तो उनका जो दिमाग है ना फिर वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता। सही है अब्दुल अजीज। इसके अंदर कैटलिस्ट प्लेटिनियम होता है, प्लेटिनियम, व्हाइट गोल्ड जो होता है ना, तभी ये महंगा भी होता है बहुत। प्लेटिनियम कैटलिस्ट होता है। सही है भाई, आगे बढ़े। उधर से सिगरेट का मुझे नहीं पता यार, सिगरेट में होता है नहीं होता है इसमें। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है सिगरेट के धुएं से, जो कि तुम इनहेल कर लेते हो, मतलब जो स्मोकर्स हैं वो इनहेल कर लेते हैं। वेब में पता नहीं यार, आई डोंट नो वेब का, मुझे होता होगा। तुम लोग इतने सस्पिशियस सवाल क्यों पूछ रहे हो।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थक गए यार आज। अच्छा वाटर वाटर, तुम्हें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O। दुनिया में 70% वाटर है। ठीक है, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। वाटर का पीएच चेक करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। ये लिख लेना, मैंने फाइल में डालना भूल गया हूँ शायद, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना वो प्योर वाटर में, प्योर वाटर मतलब जिसमें कोई एसिड वैसिड या अल्कली ना मिला हुआ हो, जिसका पीएच 7 होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्योर वाटर में जो कलर देता है ना वो ग्रीन देता है। तो ये याद रखना, ये भी पूछता है क्वेश्चन में। सही है। वाटर क्यों यूज होता है, तो वो अब तुम्हें क्या बताएं। वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन के लिए। वाटर के यूजेस अब क्या बच्चों वाली बात हो जाएगी बताना। अच्छा, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में आपके पास मिनरल सॉल्ट हो गए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, सॉल्ट जो होते हैं ना, नमक वगैरह। अच्छा, बाकी फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारी बात हो गई है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं जैसे इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, सारे ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ी सी रिपीटेशन हो गई है स्टैंड आउट में। पॉल्यूटेंट जैसे हमने डिस्कस कर लिया ना, ये दोबारा से डल गया था। डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिजोल्व होती है। अगर ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका मरीन लाइफ है उस तक स्लाइटली सॉल्युबल होती है पानी में। ऑक्सीजन पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन मरीन लाइफ के लिए इतनी इनफ होती है कि वो फिशेस वगैरह को रेस्पिरेशन के लिए मिल जाती है। सही है। बाकी नाइट्रेट्स के बारे में अब तुम लोगों ने अमोनिया के चैप्टर में पढ़ा है कि अगर आपके पास नाइट्रेट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, जो कि आप फर्टिलाइजर मेकिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो फर्टिलाइजर में हम नाइट्रेट्स डालते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेस फर्टिलाइजर अगर आपने डाली हुई है, तो वो क्या होता है, क्या है कि एक्सेस फर्टिलाइजर जब आप इरिगेशन करते हो, तो इरिगेशन के वक्त एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वो वॉश अवे हो जाती है इनटू नियर बाय लेक्स एंड रिवर्स। जब एक्सेस फर्टिलाइजर नियर बाय लेक्स एंड रिवर्स में वॉश अवे हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे पास, जब एक्सेस फर्टिलाइजर लेक्स और रिवर्स में चली जाती है, यार इसको क्या हो गया, तो जो आपके नियर बाय लेक्स और रिवर्स सरफेस है उस पर जो एल्गी है, एल्गी की ग्रोथ जो है ना एबनॉर्मल हो जाती है। बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो होना शुरू कर देता है। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा जिस वाटर सरफेस पे एल्गी ग्रो होता है, तो उसकी वजह से जो रिवर और लेक बेड है उसकी जमीन में जो मतलब जो आपका समंदर है, उसकी जो समंदर की बात कर रहा हूँ, रिवर्स और लेक्स है, उनके बेड में जो है ना प्लांट्स होते हैं। और वो जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो उनको ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है ना। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यूट्रोफिकेशन ही बता रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। स्क्रीन आ रही है तुम लोगों के पास? मुफैज बोलो क्या हो गया। मुफैज, क्या बोलना है? अरे क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हो, मैंने इसलिए म्यूट किया था तुम्हें। अच्छा देखो, यूट्रोफिकेशन में डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली क्या होता है हमारे पास यूट्रोफिकेशन में, देखो जब आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है। बेसिकली ये जो अमोनियम नाइट्रेट और ये जो नाइट्रेट है ना, ये सारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये फर्टिलाइजर्स में इसलिए यूज होता है ताकि ये प्लांट्स को जब नाइट्रेट्स मिलते हैं तो प्लांट जो है वो उससे अपना प्रोटीन बनाते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप फार्मर एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करता है, तो जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो वॉश अवे हो जाती है। जब वो फार्मर इरिगेशन करता है ना, पानी डालता है फसलों को, तो ये एक्सेस फर्टिलाइजर जो है दीज वॉशेस अवे इनटू नियर बाय लेक्स एंड रिवर्स।
ठीक है। अब होता क्या है कि जो लेक सरफेस होती है उस पे जो है ना काई ग्रो करती है। एल्गी जो होता है ना, एल्गी जो है एक तरह का प्लांट है। तो जब फर्टिलाइजर एल्गी को मिलती है तो एल्गी भी एक तरह का प्लांट है ना, उसकी भी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, वो पूरे वाटर सरफेस के ऊपर फैल जाता है। तो होता क्या है कि अब जो सनलाइट अंदर जा रही थी ना, पानी के अंदर लेक्स और रिवर्स के जो बेड तक पहुंच रही थी, तो वो नहीं पहुंचती, क्योंकि नीचे जो है ना, नीचे भी प्लांट्स होते हैं। तो होता क्या है कि वो नीचे वाले जो प्लांट्स है ना वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब वो नीचे वाले प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उनपे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है कि जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है उन डेड प्लांट्स पे, तो वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना उनको कंज्यूम कर लेता है। और जब वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है तो वो ऑक्सीजन, जाहिर है फिशेस वगैरह को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो फिशेस वगैरह जो है वो मर जाती हैं। तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है उससे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। हाँ, पॉलीमराइजेशन की मिल जाएगी तुम लोगों को क्लास। देखो मिथेन विथेन नहीं होती। मैं यूट्रोफिकेशन ना, क्योंकि उसने ना अक्सर पेपर 2 में पूछा हुआ है, मैं तुम्हें उसका आंसर लिखवा देता हूँ। पूछा डिफाइन यूट्रोफिकेशन, ये लिख लो अपने पास यार। लिख लो, समझ आए ना, याद तो कर लो। व्हेन एक्सेस फर्टिलाइजर्स containing nitrates are washed away into nearby lakes and rivers, it causes excess growth of algae on water surface. This prevents oxygen reaching to plants at the river or lake beds. Plants die and their decomposition by bacteria causes lack of oxygen। यार मैंने यहाँ पे दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीजन लिख दिया, दिस प्रिवेंट सनलाइट है। ठीक है, बिग ब्लंडर। सनलाइट ही ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन ब्लॉक नहीं करता, गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, थैंक यू। causes lack of oxygen in water resulting in death of aquatic life। aquatic life में मछलियां वगैरह आ गई तुम्हारी। Latif, you do not have to get the decomposition of bacteria। ठीक है, bacteria decomposes, break down any living or dead organism into different products
ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कंज्यूम्स ऑक्सीजन, बस दैट्स इट। डिकम्पोजिशन जब भी होगी बाय बैक्टीरिया इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन, इतना याद रखो। हाँ 2010 से 2021 के पास है, बस कल ही अगर समझ के तो बस जबरदस्त हो गया। सही है, दिस इज यूट्रोफिकेशन, लिख लिया, आगे बढ़े। अब्दुल अजीज मसला तो है, बड़ा है या छोटा है वो उसकी इंटेंसिटी पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मसला तो है, इन्वायरमेंटल डैमेज है ना, हम एयर एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज जो चीजें करा रही है। क्या कह रहे हो नाइल, बोलो। सही, ये समझना नहीं है, याद करना है भाई, याद कर लो। अगर अभी तक तुम्हें यूट्रोफिकेशन नहीं समझ आ रहा है तो इट डजेंट मैटर, यूट्रोफिकेशन तुम्हारा फील्ड भी नहीं है, तुमने याद करना है। इसका आंसर पूछ लेता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये पेपर 2 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद करो। और अगर ये परसों तुम्हारे पेपर में सामने आया और यहाँ पे तुमने बैठ के याद नहीं किया उसको, तो फिर रोगे बाद में। याद कर लो, उसको लिख लो। अगर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, लीव इट। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। नहीं आ रहा है समझ, कोई जरूरत नहीं है, याद कर लो, इससे एक्सटेंशन नहीं आएगा किसी हवाले से। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना गंदा पानी होता है, एक तो सॉल्ट सी वाटर होता है जिसमें सॉल्ट बहुत सारे होते हैं। तो सी वाटर को पीने के लायक कैसे बनाते हैं? डिसोलिनेशन से। अभी हम क्वेश्चन भी कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने कहा था कि डिसोलिनेशन भी लिख सकते हैं, डिस्टिलेशन भी लिख सकते हैं। सही है, तो सिंपल डिस्टिलेशन वाला, फ्रैक्शनल नहीं, कोई कह रहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और साथ में मैंने कहा था कि आप रिवर्स ऑस्मोसिस भी लिख सकते हो उसके लिए। दूसरी बात के जो बाकी रिवर्स और लेक्स का पानी होता है उसको हम पीने के लायक कैसे बनाते हैं? जाहिर है उसमें मिट्टी भी आ रही होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। तो हम करते क्या है और जो बारिश का पानी होता है उसको भी साथ जमा कर लेते हैं। मतलब रिवर से भी आएगा, बारिश का भी पानी आएगा, तो उसको हम एक रिजर्वायर में जमा करते हैं और उसमें फिर डालते हैं एलम। एलम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट जो हम अपनी कौमी जबान में फिटकरी कहते हैं ना जिसको, तो वो क्या करता है, मट्टी को एक साथ जमा करके ना पानी में नीचे डुबो देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोगुलेशन ऑफ सैंड। सॉलिड पार्टिकल्स को कोगुलेट करा देता है। बस इट यूज टू रिमूव सैंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। फिर एलम डालने के बाद हम उसको ना क्या करते हैं, उसको पास करवाते हैं चारकोल से। चारकोल क्या होता है, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो एज अ फिल्टर काम करते हैं। वो वाटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल के, मिट्टी के पार्टिकल रह गया या किसी और चीज का पार्टिकल रह गया, तो वो चारकोल में रुक जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक सैंड, अच्छा चारकोल जो होता है ना उसका जो बेसिक पर्पस होता है ना, वो होता है ओडोर निकालना। पानी में जो स्मेल होती है ना पॉल्यूटेंट की वजह से, तो ये ना ओडोर रिमूव करता है। तो तुम बस ये याद रखना कि एलम जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट, सैंड रिमूव करता है। चारकोल जो है पानी से ओडोर रिमूव करता है। और फिर हम ना उसको सैंड में से गुजारते हैं। सैंड पार्टिकल जो बजरी होती है ना, जिस छोटे छोटे पार्टिकल सिलिका जो होता है, उसमें से जब पानी को गुजारोगे ना तो वो उसकी फिल्ट्रेशन करता है, वैसा फिल्टर काम करता है। और उसके बाद हम उस पानी में ना फिर क्लोरीन गैस डालते हैं। क्लोरीन गैस या तो हम क्लोरीन टैबलेट डाल लेते हैं या क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। तो क्लोरीन गैस क्या करती है, इट किल्स बैक्टीरिया। बस ये पॉइंट याद रखना। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो पानी को हम रिवर्स का या बारिश के पानी को पीने के लायक बना रहे हो। सेडिमेंटेशन ये होता है कि जब एलम डालते हो ना तो वो सैंड पार्टिकल्स को पकड़ के एक दूसरे के करीब करीब ले आता है। उसकी वजह से वो हैवी हो जाता है, नीचे जमीन में बैठ जाता है, टैंक की जमीन पे बैठ जाएंगे, जाके पानी से निकल जाएंगे। भाई एलम ना फिटकरी होती है हमारे पास, फिटकरी। पता नहीं तुम लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है। वो क्या करता है, सैंड को पानी से रिमूव करा देता है, सैंड को ना नीचे बिठा देता है पानी में बस। चारकोल ओडोर निकालता है, ठीक है, ओडोर रिमूव करता है, रिमूव ओडोर।
सैंड पार्टिकल से जब पानी को पास करते हैं तो फिल्ट्रेशन करता है, और क्लोरीन गैस जब डालते हैं पानी में तो बैक्टीरिया को या जर्म्स को मारता है, किल बैक्टीरिया और जर्म्स। बस ये पॉइंट याद रखना, ये तुम्हें डायग्राम वायग्राम बनाने के लिए नहीं देगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेयर खत्म हो गया है। एयर एंड एटमॉस्फेयर के तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए ऑलरेडी एयरली करते वक्त। तो जब एयरली की वीडियोस देखोगे तो उसमें बहुत सारे अभी भी हम देख रहे थे, तो छोटे छोटे एयर एंड एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है इसका। ठीक है, क्या हुआ लुबाबा? क्रोमेटोग्राफी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी को इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना मुश्किल कोई चीज नहीं है उसमें। अच्छा हाँ, फ्यूल्स भी करना है ना, फ्यूल्स भी देख लेते हैं साथ साथ, लगे हाथ। भाई फ्यूल्स में हमारे पास जो एल्केन्स होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं लुबाबा बेटा ये स्टेप बाय स्टेप याद नहीं करना है। जो मैंने ये पॉइंट्स लिखवा, आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें। जो आपके अभी स्क्रीन पे आपके सामने जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले जो राइट में लिखे हैं, बस ये याद कर लो। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो आपका क्या कहते हैं, उन वेपर्स को रोकता है which have a lower boiling point, which are not supposed to come। एयर एंड एटमॉस्फेयर खत्म हो गया है। अब ना हम फ्यूल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्यूल्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसका मैं आंसर लिखवा देता हूँ, जैसे यूट्रोफिकेशन का लिखवा है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? क्या नाम है? आर एस, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है, बिल्कुल आती है। यार मैसेज तो चला गया ऊपर, दोबारा भेज दो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो चल रहा है, दोबारा भेज दो, निकल गया मैसेज। हाँ अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स भी करना है। यार तुम लोगों के मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत तेज है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत ऊपर निकल रहे हैं वो। आरिज आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। इर्तिजा करते हैं, मोज वाला क्वेश्चन भी करते हैं। एलएम के आगे ये लिखा है रिमूव सैंड, सैंड रिमूव करने के लिए यूज करते हैं एलएम को, सैंड लिखा है ये। हाउ कैन वी सेपरेट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नोबल गैस फ्रॉम द लिक्विड? तो देखो हम लोग
एयर में से डिफरेंट गैसेस को किस तरह से सेपरेट करते हैं। हम बेसिकली एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं, एयर को बाय कूलिंग इट, और फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर जब करते हैं तो क्योंकि डिफरेंट गैसेस इन एयर have different boiling points, so they are separated on the basis of different in boiling point. बस 3 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। हाँ, gas with the least boiling point is separated out first. सही है, ये लिख लो, separation of gases in air, ये हेडिंग बनाएगी इसकी। चलें फ्यूल्स की तरफ। अच्छा जी देखो, जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है ना, क्रूड ऑयल हमारे पास मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, मतलब मेन फ्यूल हमारे पास क्रूड ऑयल है ना, जिसमें अल्केन्स निकलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन, सब क्रूड ऑयल है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं जमीन से, तो वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, ये क्रूड ऑयल। उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, और डिफरेंट फ्रैक्शंस हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। हम करते क्या है, पहले उसको हम वेपर बना देते हैं, वेपराइज करते हैं पूरे क्रूड ऑयल को, और उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब डालते हो तो क्या होता है कि जो हैवी फ्रैक्शंस है वो बबल कैप, जो ट्रेस लगी हुई है ना, इनको बबल कैप्स कहते हैं। तो इनसे जब फ्रैक्शन टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। जो फ्रैक्शन हैवी होते हैं वो नीचे कंडेंस हो जाते हैं, और जो लाइटर फ्रैक्शंस होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो on the basis of difference in boiling point, different fractions are separated at different heights of the fractionating column. इनका जो ऑर्डर है वो याद रखना है कि सबसे पहले सबसे नीचे जो है वो बिटुमिन कलेक्ट होता है, जो कि रोड मेकिंग के लिए यूज होता है। तार, रोड पोल तार जिसको हम कहते हैं ना, डामर, वो बिटुमिन होता है। फिर उसके ऊपर जो कलेक्ट होता है वो हैवी ऑयल कलेक्ट होता है, उसको हम यूज करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पे या पॉलिशेस वगैरह बनाने के लिए। उसके ऊपर जो फ्रैक्शन कलेक्ट होता है उसको हम डीजल कहते हैं। डीजल जो है वो हैवी लॉरीज वगैरह में, ट्रक्स वगैरह में फ्यूल के तौर पे यूज होता है। उसके ऊपर कैरोसिन कलेक्ट होता है, जो कि एज अ जेट फ्यूल यूज होता है। उसके ऊपर नेफ्था कलेक्ट होता है, जो एज अ केमिकल फीड स्टॉक के तौर पे यूज होता है। मतलब डिफरेंट रिएक्शंस में नेफ्था यूज हो रहा होता है इंडस्ट्री में, बस ये याद रखना है एज अ केमिकल फीड स्टॉक यूज होता है। उसके ऊपर गैसोलीन कलेक्ट होता है, जो एज अ पेट्रोल यूज होता है। उसके ऊपर डिफरेंट गैसेस कलेक्ट होती हैं, जिनको हम रिफाइनरी गैसेस कहते हैं, जो एज अ बॉटल्ड फ्यूल, एलपीजी वगैरह जो होती है ना, वो ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सही है, पॉलीमराइजेशन करते हैं, रुक जाओ अभी ना, ये तो करने दो। हाँ, नेफ्था को हम पेट्रोल भी कहते हैं। कैम्ब्रिज जो है वो ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है, तुम लोग ये याद कर लो। अच्छा, क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि हाउ डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड। इसका आंसर लिख लो, हाउ डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम क्रूड ऑयल आर सेपरेटेड। क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम भी कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम याद रखना, किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। तो बेसिकली हम करते ही क्या है, पेट्रोलियम is heated
until vaporized, गैस बना के पूरा क्रूड ऑयल का, and fed into a fractionating column. Different fractions are separated on the basis of difference in their boiling points. Heavier fractions are condensed and collected at the bottom of fractionating column, and lighter fractions are collected at the top. ये लिख लो। जी रामेश बोलो। सर पॉलीमराइजेशन कब स्टार्ट करेंगे? यार 2:45 तक, 2:45 तक। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल किसी ने पूछा है, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन। महर, ये इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद कर लो, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे वेजिटेटिव मैटर हो गया, और कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो गया ना, डेड ऑर्गेनिज्म में आपका कुछ भी आ सकता है, एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है विच आर नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन। और उसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं प्लास्टिक्स। डिकम्पोज नहीं होते तो वो पोल्यूशन कराते हैं, एज अ पोल्यूटेंट होता है, क्योंकि वो फिर इन्वायरमेंट में वैसे ही रहते हैं, पानी में डाल दो पानी में पड़े रहेंगे, जमीन में डाल दो जमीन में पड़े रहेंगे। इसलिए प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और मसला करते हैं। बस ये पूछा डिफरेंट, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या पॉलीमर्स, और व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या पॉलीमर्स। हाँ, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि काफी टाइम तक रहते हैं। कॉपर पिंक कलर का भी होता है, रेड ब्राउन कलर का भी होता है। फाइल भेजिए, उसमें कलर लिखे हुए हैं, कॉपर पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। चलें लिख लिया, आगे बढ़े।
और ये डायग्राम भी, अगर ये डायग्राम बनाने की आती है ना तो आपने कोई मेहनत नहीं करनी है इस पे। इस डायग्राम में आपने बस एक फ्रैक्शनिंग कॉलम बनाना है, इसमें से कुछ ओपनिंग्स दिखानी है आपने ऐसे, और ये आपने फ्रैक्शन का ऑर्डर याद किया हुआ है तो बस ये ऑर्डर लिख दोगे यहाँ पे, जितने भी आपने याद किए मैं लिख देना यहाँ पे, यहाँ से ये निकल रहा है बस दैट्स इट। और उसको लेबल कर देना दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर क्रूड ऑयल। नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिसएडवांटेज ये है कि वो पोल्यूशन करा रहा है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर क्रूड ऑयल नीचे लिखा हुआ है ना। नहीं लतीफ, अनबर्न फ्यूल लिखोगे, ऑक्टेन नहीं लिखोगे इनकम्प्लीट कंबशन में। या क्रैकिंग तो एक अलग चीज है ना, क्रैकिंग के लिए अगर क्रैकिंग पढ़ना है तो एल्केन्स की वीडियो देख लो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से, वो अलग डायमेंशन चला जाएगा अभी अगर क्रैकिंग पे गए ना। इन फ्रैक्शंस के यूजेस यहाँ पे समराइज भी हुए हैं टेबल में, अगर आप वो कॉलम से ही पढ़ लोगे वो भी इनफ, ये ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हमने अभी वो पढ़ ली थी, ग्लूकोज रेस्पिरेशन की वो हमने देख ली थी, बड़ा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये लिखी हुई है, वो मैंने लिखवा भी दी है। अच्छा, फ्यूल्स में हमारे पास एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और है, वो भी जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एज फ्यूल यूज करते हैं और इससे वाटर बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किस तरह से काम करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल? इसकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो मेन इक्वेशन होती है ना, वो अभी मैं लिख पाता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस H2NO2 रिएक्ट करके H2O बनाती है। ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ भी 2 मोल्स आता है, ये इसकी इक्वेशन है। और ये साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, बेसिकली वो हीट नहीं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उसको जरा सही से लिख लेना यार। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उमर ये क्वेश्चन है मुझे रिमाइंड करवाना इसके बाद, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो जाए ना तो ये भी पूछता है, तुम पूछ लो। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल गैस में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यूजुअली हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कोई एल्कली भी ले सकते हैं और कोई एसिड भी ले सकते हैं। एसिड यूजुअली हम HCl ले रहे होते हैं, एल्कली जो है हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और दूसरी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस डालते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, इसकी ना दो इक्वेशन बनती है। अच्छा, ये यहाँ पे ना काफी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप लोग इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो है ना इक्वेशंस बता देता हूँ कि एनोड पे क्या इक्वेशन होती है और कैथोड पे क्या इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन जो है ना वो तुमने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया है तो उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, जो कैथोड है, कैथोड पे ये इक्वेशन बनेगी, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करके वाटर और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाली इलेक्ट्रोड से जो लेफ्ट पे बनी हुई है हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड, वो निकलेंगे और वो दूसरी वाली इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीजन डाला है वहां पे जाएंगे। तो अगर मैंने बीच में बल्ब लगाया हुआ तो वो जलना शुरू हो जाएगा, या कोई भी मैंने डिवाइस लगाई हुई वो चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर और 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। ये दो इक्वेशन याद कर लो, एनोड कैथोड की ऊपर वाली है, एनोड की नीचे वाली है, और इन दोनों की ओवरऑल इक्वेशन जो है ना वो ये नीचे वाली बनती है, जिसमें वाटर बन रहा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है।
लिख लिए ये इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो आयशा, याद कर लो ये इक्वेशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो इक्वेशन बन रही होती हैं वो कैथोड पे जो इक्वेशन होती है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके वाटर और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, और एनोड पे ऑक्सीजन और वाटर और 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। यार ये अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, लेकिन यहीं पे लिख के चले जाओ ना। यार देखो क्यों फ्यूल सेल के इतना पीछे पड़ गए हो, कुछ भी नहीं है इसमें। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है। एक इलेक्ट्रोड देखो, आपने इसमें ना हाइड्रोजन गैस डालनी है इस इलेक्ट्रोड पे, तो हम इसके ऊपर एक ट्यूब रखते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस बबल इन करवा देते हैं, और दूसरी इलेक्ट्रोड पे एक ट्यूब रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन गैस डाल देंगे। तो फ्यूल सेल की जो फ्यूल होती है ना, जैसे गाड़ी के इंजन की फ्यूल पेट्रोल होता है, तो फ्यूल सेल की जो फ्यूल होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ओवरऑल रिएक्शन इनका ही होता है कि वाटर बनाता है। सही है, ये इक्वेशन है इनकी, और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला लो। आपको कुछ और करना है, कुछ और चलाना है, कुछ और चला लो। तो क्या यूज करना है वो आपका मसला है। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे और वो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। और ये सब एक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और एल्कलाइन भी हो सकता है। मतलब कोई एसिड भी ले सकते हो और कोई एल्कली भी ले सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अच्छा, हाफ इक्वेशन हमने इसकी क्या पढ़ी है? नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं आता है ये। अगर आ भी जाए तो इस तरह से लेबल कर देना ना बस। हाइड्रोजन गैस वाली जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है, इसको हम कहते हैं एनोड, और इसको हम कह रहे हैं कैथोड। एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है H2, जो कि अल्कलाइन मीडियम है, तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं इसमें, और ये मिलके वाटर बना लेता है। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपने रटनी है, इसको समझ नहीं आएगी ये तुम्हें अभी, इसको रट लो। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं। इसी तरह कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपने डाली ऑक्सीजन गैस और साथ में वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहुंच रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड वाली पे इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे हैं, वो ये गेन करके 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। अब ये मत बोलना कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो 4 कैसे पहुंच गए, बस पहुंच गए। तो चीजें रटनी भी होती है, ठीक है। इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन जो होती है वो ये होती है। तो ये 3 इक्वेशन याद कर लो, फ्यूल सेल देख लो क्या होता है। दैट्स इट। फ्यूल सेल की एग्जांपल तुम्हें मिलेगी नहीं यार डेली लाइफ में, क्योंकि ये फेल है, यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते गाड़ियों में, वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, ये अल्कलाइन सोल्यूशन में बनाई है, जब हमारे पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो अल्कली लिया हुआ है हमने, जिसमें OH नेगेटिव आएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक ले लूँ ना, तो इक्वेशंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट में जो एनोड की इक्वेशन है ना, उसमें बस फर्क क्या आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा,
और साथ में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो एसिड में ये वाली इक्वेशन होती है। और कैथोड की इक्वेशन पे क्या चेंज आ जाता है? जहाँ पे OH नेगेटिव आयन है वहां पे H पॉजिटिव आयन आ जाएगा कैथोड की इक्वेशन में। लेकिन जो ओवरऑल इक्वेशन है वो वैसी रहती है। हाँ कह सकते हो, आपके अल्कलाइन मीडियम में जो हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन है वो उल्टी बन जाती है कैथोड। तो मैंने ग्रीन में लिखी है ना वो एसिड, जब इलेक्ट्रोलाइट आप एसिड लेते हो, और जो रेड में लिखी है जब आप इलेक्ट्रोलाइट एल्कली लेते हो। अच्छा, अगर वो हमें बताता नहीं है ना कि हमने इलेक्ट्रोलाइट एल्कली लिया है एसिडिक लिया है, तो आप एसिडिक वाली लिखना हमेशा, क्योंकि ये देखो ये आसान है, ये इजीली याद हो जाएंगी तुम्हें, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैंने एल्कली लिया है तो फिर रेड वाली लिखना। ओवरऑल इक्वेशन दोनों के लिए सेम है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे एल्कली हो इलेक्ट्रोलाइट। बस ये लिख लो और इसको रट लो। डन। हाँ थोड़ा सा और भी चेंज हुआ है, OH की जगह H पॉजिटिव आयन आया है और थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको लिख लो। अभी तुम्हारे जहन में ना ये इक्वेशन एब्जॉर्ब नहीं होंगी, इसको लिख लो, जब सुबह उठो ना, जब फ्रेश माइंड होगा तो इसको याद कर लेना, और एक बार कल रात में सोने से पहले देख लेना, याद हो जाएगी। बेटा एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में किया है, पूरा किया है, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, तो अभी उसमें से देख लेना। पॉलीमराइजेशन करते हैं ना स्टार्ट, अभी ये खत्म हो गया है ना, बस अब आप 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, अली मेंशन करेगा, अगर मेंशन ना करे तो एसिडिक वाले लिख देना। हम लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन को इसलिए क्रैक करते हैं बिकॉज स्मॉलर टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड मोर यूजफुल एल्केन फ्रैक्शंस। अगर मेरे पास कोई 15 कार्बन वाला एल्केन है ना, उसका कोई यूज नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको क्रैक करके छोटे फ्रैक्शंस बना लूंगा, जैसे पेट्रोल बना लिया ऑक्टेन, उसका ज्यादा यूज है। हैवियर फ्रैक्शंस का यूज नहीं है, लाइटर फ्रैक्शंस का यूज है। बस फ्यूल्स इतना ही है, बस साथ में ये पूछता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्यूल सेल का एडवांटेज ये है कि, मतलब एडवांटेज किससे कंपैरिजन में, पेट्रोल वगैरह से कंपेयर करोगे, एडवांटेज ये है कि इट इज मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। मोर एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ वाटर है। एस बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज वाटर ओनली। और डिसएडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का? भाई इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है इज डिफिकल्ट टू स्टोर। जैसे CNG का सिलेंडर होता है ना, हाइड्रोजन गैस का भी वैसा सिलेंडर होता है, बट इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, इट कैन एक्सप्लोड, एक्सप्लोड होगा तो ज्यादा डैमेज करेगा एज कम्पेयर टू CNG सिलेंडर।
ठीक है। दूसरी बात कि हाइड्रोजन गैस जो हमें मिल रही है ना अभी तक, इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जब आप पेट्रोलियम निकाल ही रहे हो और उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करो तो बात तो वही हो गई ना, आप जला ही लो गाड़ी में फिर उसको। इसलिए जो है ना ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इतने ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते। तो खत्म, फ्यूल खत्म। हाँ, हाइड्रोजन जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम बिजली यूज करेंगे, या तो वो बिजली आप फर्नेस ऑयल से बना रहे हो तो वही बात हो गई, या तो फिर आप सोलर से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाओ तो एक अलग बात है। बिटुमेन का यूज होता है मेकिंग रोड सरफेसेस, रोड बनाने के लिए यूज होता है बिटुमेन। ट्रैकिंग में अब्दुल अजीज, ट्रैकिंग में जो है ना वो यूजुअली आपको 3 प्रोडक्ट अगर होते हैं ना 2 दे देते हैं, तो जितने कार्बन और हाइड्रोजन बचे हैं उससे आप दूसरा प्रोडक्ट बना लोगे। सूट का कोई यूज नहीं है लतीफ। अच्छा देखो अपना, मैं ये क्लास, ये जूम मीटिंग जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उधर क्या हो गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी तो पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अच्छा वो वाली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह रहे हो, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। हाँ चलो, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में ना तुम लोगों को वो क्रोमेटोग्राफी और क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और बता देता हूँ, फिर हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। लतीफ माय डे वाज, मेरा डे मत पूछो यार। मैं वो कहाँ लिखा था? हाइड्रेशन कि अगर मेरे पास कोई दो या दो से ज्यादा ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिसेबल है, मिसेबल मतलब डिसॉल्व हुए हुए, जैसे कि अल्कोहल और वाटर है, तो इन ऑर्डर टू सेपरेट टू और मोर देन टू मिसेबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर, आपस में डिसॉल्व हुए हुए, तो उसके लिए अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में किया ना डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट, वैसे ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग करते क्या है, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus होता है वैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का होता है। बस फर्क क्या होता है कि जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। अब क्रूड की डिस्टिलेशन में वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इतना बड़ा था, यहाँ पे वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम छोटा सा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पानी के अंदर ना इथेनॉल मिक्स है। अब इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम जब इसको हीट करते हैं तो पहले इथेनॉल बॉयल होगा, इथेनॉल के वेपर जो है वो निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बेसिकली ना कुछ ग्लास बीड्स तो लगी हुई होती है,
जैसे क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऐसे ट्रेज लगी हुई थी ना, यहाँ पे छोटी छोटी ग्लास बीड्स होती हैं। होता क्या है कि इथेनॉल के वेपर जो है ना वो तो इन ग्लास बीड से पास कर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे होते हैं, और वो पास करने के बाद इस कंडेंसर से जब गुजरते हैं तो कंडेंसर में हमने नीचे से ठंडा पानी डाला हुआ होता है, और वो ठंडा पानी क्या करता है, इन वेपर्स को ठंडा करता है, कंडेंस करता है, और वो कंडेंस होके एज अ डिस्टिलेट बन के कलेक्ट हो जाता है, लिक्विड एथेनॉल बन जाएगा। अच्छा, अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है कि अगर पीछे से वाटर के कुछ वेपर्स भी अगर निकल के आ जाते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पे, देखो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन तो होती है ना, अगर कुछ वाटर के वेपर्स जो है वो निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करते हैं, तो होता क्या है कि वाटर के वेपर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास कर सकते हैं, तो वो जाते हैं इन ग्लास बीट से टकराते हैं और टकरा के वापस नीचे गिर जाते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इट प्रिवेंट्स वेपर्स ऑफ लिक्विड विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ताकि डिस्टिलेट में वो ना आए। थर्मामीटर का काम क्या होता है, थर्मामीटर ये बता रहा होता है कि जब 78 डिग्री सेल्सियस इस पे थर्मामीटर पे टेम्परेचर आ जाता है तो मतलब अल्कोहल बॉयल हो रहा है, इथेनॉल बॉयल हो रहा है, और जब तक सारा का सारा इथेनॉल जो है वो निकल के बाहर नहीं आ जाता पानी में से, तब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर 78 ही रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स रहता है। But once the ethanol is collected as a distillate, all the ethanol leaves the water, then temperature again starts rising. So when temperature starts rising, it means के सारा का सारा ethanol अब निकल चुका हुआ है, और अब टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। Once the temperature reaches 100 degree Celsius, there will be no further increase in temperature because now the water has started to boil. और जब तक सारा का सारा वाटर बॉयल ऑफ नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 पे रुका रहेगा। तो पहले हमारा इथेनॉल निकल जाएगा, इस जो नीचे फ्लास्क है उसको हम हटा देंगे, नया फ्लास्क रख देंगे, फिर वाटर निकल जाएगा। ये होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब इसका जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है वो क्या है कि टू और मोर देन टू मिक्सेबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पहले इथेनॉल निकला, टेम्परेचर बढ़ा, इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर गया, इथेनॉल सारा निकल गया, इथेनॉल डिस्टिल्स। उसके बाद टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा, फिर वाटर डिस्टिल हो जाएगा। हाँ, अगर दो ही लिक्विड है तो फिर वाटर को डिस्टिल करने की जरूरत नहीं, नीचे वाटर ही बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा लिक्विड है, इथेनॉल भी है, वाटर भी, और लेट्स से कोई और भी आपके पास अल्कोहल है या कोई और सॉल्वेंट है, तो फिर आपको ज़ाहिर दूसरा भी निकालना पड़ेगा, फिर तीसरा बचा रह जाएगा। डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सबसे नीचे फ्लास्क रखा हुआ है, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, थर्मामीटर होता है। अच्छा, ये जो कंडेंसर है ना, इसका नाम लाइबिक कंडेंसर भी होता है, पुराने पेपर्स में देखोगे तो इसका नाम लाइबिक कंडेंसर लिखा हुआ होता है। इसमें ठंडा पानी जो है ना, कोल्ड वाटर हमेशा नीचे से डालते हैं और वाटर आउट ऊपर से होता है, तो मेक श्योर वाटर इन नीचे से हो। अगर वो वाटर आउट नीचे से लिख जाता है मतलब वो एरर है, उसको सही भी करवाता है वो। तो वाटर इन नीचे से होगा और वाटर आउट ऊपर से होगा। इट्स इज आयनिक इक्वेशन, छोड़ दे यार, है एक मार्क। अच्छा, प्रोसेस इसका लिखा हुआ है हैंडआउट में। यूजेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अभी हमारी बात हो गई कि हम लोग एयर की लिक्विफिकेशन करा के उसको दोबारा से बॉयल कराते हैं ताकि डिफरेंट गैसेस निकाल सकें। तो सेपरेट प्योर ऑक्सीजन एंड प्योर नाइट्रोजन फ्रॉम लिक्विफाइड एयर, मैंने इसका आंसर भी लिखवाया 3 मार्क्स के लिए। सेपरेट पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, इसका भी आंसर लिखा हमने 3 मार्क्स के लिए। और सेपरेट अल्कोहल टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर तुम लोगों को याद हो कि फर्मेंटेशन से जो हमने अल्कोहल बनाया था C6H12 वर्सेस ग्लूकोज में ईस्ट जब डाला था, तो जो इथेनॉल बन रहा था वो एक्वस मीडियम में बन रहा था, क्योंकि हमने ग्लूकोज भी पानी में लिया था, तो जो अल्कोहल बना था वो पानी में बना था। तो उस पानी में से इथेनॉल को निकालने के लिए फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हैंडआउट में शेयर कर देता हूँ, मैंने एक कंबाइंड हैंडआउट शेयर किया हुआ है, उसमें सारे चैप्टर्स के हैंडआउट है, तो मैं अलग अलग हैंडआउट नहीं शेयर कर रहा, वो कंबाइंड फाइल मैंने शेयर की हुई है,
मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, तो खोल के निकाल लेना उसमें से। क्रोमेटोग्राफी पे आ जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक। जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ डाइस तो हम क्रोमेटोग्राफी में करते क्या है, क्रोमेटोग्राम पेपर लेते हैं। दिस इज आवर क्रोमेटोग्राम पेपर। ये पेपर जो है ना फिल्टर पेपर की तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक इंक है, ब्लैक इंक। ये ब्लैक इंक जो है ना डिफरेंट कलर्स मिला के बनी हुई है। लेट्स से रेड इंक भी है इसमें, ब्लू इंक भी है इसमें, ग्रीन इंक भी है इसमें, येलो इंक भी है। अब आपको तो सिर्फ ब्लैक इंक दिख रही है। अगर आपको पता लगाना है कि इसमें और डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैक इंक का स्पॉट लेके एक मिक्सर या इसका क्या कहते हैं, मिक्सर ही कहलाएगा ना कि मिक्स हुए हैं इसमें, स्पॉट ऑफ मिक्सचर, ड्रॉप लेके ना ब्लैक इंक का यहाँ लगा देंगे और फिर ना उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देंगे क्रोमेटोग्राम को। जैसे टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा, मतलब टिश्यू पेपर आप लो और टिश्यू पेपर का एक एंड टिश्यू पेपर को खुद ही ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं ना, तो सॉल्वेंट जो है ना वो ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जब सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करता है तो उसमें जो डिफरेंट स्पॉट्स है ना, डिफरेंट कलर्स हैं, यूज कर रहा हूं, आपको ये नहीं बोलता कि चूज करो सॉल्वेंट, वो खुद ही बता दे। तो ये जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ मूव करते हैं, लेकिन हर स्पॉट जो है ना वो इक्वली मूव नहीं करता। कुछ स्पॉट्स सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं तो ज्यादा ऊपर तक चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू वाला स्पॉट है ना वो यहाँ ऊपर तक पहुंच गया, येलो वाला स्पॉट जो है वो यहाँ तक पहुंचा, रेड वाला स्पॉट जो है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, ग्रीन वाला स्पॉट जो है वो यहाँ तक गया। आपको तो पहले ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, लेकिन इसमें से जब डिफरेंट कलर्स दिखे तो आपको पता लगा कि जो ब्लैक स्पॉट ब्लैकिंग बनाने के लिए यूज हुए थे। अभी जो सॉल्वेंट है ये खुद जो है सबसे ऊपर तक चला जाएगा, यही तो ऊपर लेके जा रहे हैं इन सबको। तो सॉल्वेंट सबसे हाईएस्ट प्लेस पे जाएगा। तो जिस लेवल तक सॉल्वेंट चला जाता है उस लेवल को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। अच्छा, हम करते ही क्या है, जब ये खत्म हो जाती है क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट फ्रंट ऊपर तक आ जाता है, तो इस क्रोमेटोग्राम को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद हम उसको ना, ये जो जहाँ पे हमने ये मिक्सचर ऑफ स्पॉट्स लगाया था उस पे यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं पेंसिल से, उस लाइन को कहते हैं बेस लाइन। और इस लाइन से हम पहले तो सॉल्वेंट फ्रंट जिस हाइट तक गया है ना वो डिस्टेंस निकालते हैं। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। और फिर हर एक कंपोनेंट का डिस्टेंस निकालते हैं बेस लाइन से। रेड वाले का निकाला तो ग्रीन वाले का स्केल से मेजर करेंगे डिस्टेंस, फिर येलो वाले का स्केल से मेजर करेंगे बेस लाइन से डिस्टेंस, फिर ब्लू वाले का मेजर करेंगे। और करने के बाद जैसे रेड वाले का सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस लेट से मैं कह रहा हूँ कि ये आया है लेट से 10 सेंटीमीटर, और रेड वाले का जो डिस्टेंस आया है वो 2 सेंटीमीटर आया, तो हम रेड वाले स्पॉट की जो है ना एक आरएफ वैल्यू निकालेंगे जिसको हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। शॉर्ट में उसको हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो स्पॉट रेड वाले स्पॉट पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम द बेस लाइन दैट इज 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रिटर्न आरएफ वैल्यू आ जाएगी 0.2। इसी तरह फिर हम लोग ब्लू वाले का अगर निकालना चाह रहे हैं रिटेंशन फैक्टर, तो जो ब्लू वाले ने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट से मैं कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, 8 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10, तो 0.8 आ जाएगा। तो हर स्पॉट का अपना एक रिटेंशन फैक्टर होगा। अब लेट्स से फ्यूचर में मुझे कोई, मैं किसी भी इंक का क्रोमेटोग्राफी करता हूँ और मुझे जो है ना किसी एक रिटेंशन फैक्टर मिलता है 0.8 वैल्यू का, तो मुझे पता है कि वो ब्लू इंक है। अब इंक तो मुझे दिखती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल
ये क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो टेक्निक अच्छे खासी पर्पसेस के लिए यूज होती है। जैसे डोप टेस्ट होता है ना तुम्हारा, एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है जिसमें वो स्टेरॉइड्स का पता लगा रहे होते हैं। तो देखो नॉर्मल बंदे की क्रोमेटोग्राफी में जो डिफरेंट स्पॉट्स होंगे उसमें स्टेरॉइड का कोई ऐसा कोई स्पॉट नहीं होगा जिसमें स्टेरॉइड, यहाँ पे आपने ब्लड का स्पॉट लगाया, डिफरेंट स्पॉट्स आ गए, यहाँ पे आ गया एक, लेट से यहाँ पे आ गया। अभी कुछ कलर्ड भी हो सकते हैं, कुछ कलरलेस भी हो सकते हैं। तो अब आपको पता है कि यार नॉर्मल बंदे की ना क्रोमेटोग्राफी ऐसी होती है। अब एक एथलीट है जिसने ना स्टेरॉइड्स कंज्यूम करे हुए, उसकी क्रोमेटोग्राफी में ना एक यूनिक स्पॉट आ रहा है जो कि बाकी लोगों की क्रोमेटोग्राफी में नहीं आ रहा था। वो एक स्पॉट जो है ना यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है। इसकी आरएफ वैल्यू हमने जब निकाल के देखी तो उसकी आरएफ वैल्यू जो है वो मैच कर रही थी स्टेरॉइड की आरएफ वैल्यू के साथ। अब स्टेरॉइड की आरएफ वैल्यू कहाँ से आएगी, हम स्टेरॉइड की क्रोमेटोग्राफी रन करके निकाल के रखी हुई होगी हमने, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई इसने स्टेरॉइड लिए। इसी तरह जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह होती है उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस मालूम करने के लिए जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं। अभी जो हम इंक की बात कर रहे थे तो इंक तो हमें दिख रही है ना कलर डिफरेंट, अमाइनो एसिड का कलर नहीं दिखता। तो हम क्रोमेटोग्राफी करने के बाद ना इस क्रोमेटोग्राम को, इस पेपर को कहते हैं क्रोमेटोग्राम पेपर, इस क्रोमेटोग्राम को हम लोग एक लोकेटिंग एजेंट से स्प्रे करते हैं। लोकेटिंग एजेंट जो है ना डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट कलर्स दे देता है। तो लोकेटिंग एजेंट जो हम अमाइनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं निनहाइड्रिन स्प्रे, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। भाई आपको स्केल लेकर जाना है उसको, रबर लेके जानी है, 2 पेंसिल लेके जानी है, इससे तुम लिखते हो 2-3 ब्लैक पेन लेके जाना। पहली बार तो पेपर नहीं दे रहे, तुम लोगों को आइडिया होगा कि कौन से पेन से ज्यादा अच्छे चलते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का ये सारा यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, देख लेना। और बाकी ये सब लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, जितना मैंने बता दिया उतना काफी है। तो क्रोमेटोग्राफी तुम्हारा ये क्वेश्चन निकाल देगा। पेपर 1 के थोड़े से टेढ़े आते हैं क्रोमेटोग्राफी को, पेपर 1 के वक्त लोकेटिंग एजेंट पेपर 1 में पूछता है, पेपर 2 में नहीं पूछा, उसने पूछ लिया तो अलग बात है। देखो अभी हम एक क्लास और करेंगे पॉलीमराइजेशन की, जिन्होंने पॉलीमराइजेशन पढ़ना है तो वो लोग रुक सकते हैं। मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, एक दूसरे को अपने नंबर सेंड कर दो ताकि कोई एक दूसरे को ऐड कर दो, इनविटेशन लिंक दे दो अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है। मैं शायद मैसेज ना देख सकूं अभी फौरन, तो अपने चैट में जरा 2-4 लड़के नंबर अपना डाल दो और मोहित नंबर डाल दो अपना, इनके नंबर ले लो, इनको मैसेज कर दो, ये इनविटेशन लिंक भेज देंगे ग्रुप्स का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। कंबाइंड फाइल रहता था गूगल क्लासरूम पे, वो अटैच नहीं हो रही थी, उसमें बड़ी हो रही थी, इससे नहीं हुई थी अटैच। एक मिनट रुको, अपने नंबर डालने से पहले जरा मुझे अब डाल दो अपने नंबर, आपस में एक दूसरे को ऐड कर दो भाई ग्रुप पे, थोड़ा सा हेल्प आउट कर दो। इतना डाउनलोड कैसे करूँ, मोबाइल से डाउनलोड करो, कंप्यूटर से डाउनलोड करो, किसी से ले लो, फाइल सेंड करवा लो, ईमेल पे भी नहीं आएगी वो, अटैच फाइल की लिमिट बढ़ी है शायद। मोबाइल यूज कर ले इर्तिजा।
व्हाट्सएप चैट ब्राउजर पे व्हाट्सएप खोलो, वहां पे डाउनलोड कर लो। आईपैड पे ब्राउजर पे व्हाट्सएप खुल जाता है, व्हाट्सएप की ऐप भी आ गई है उसके लिए, आईपैड के लिए। लेकिन इसमें कहाँ टाइम जाया करोगे, अभी कोई और तरीका निकालो। जिसने जिसका नंबर लिखना है लिख लो, आपस में कांटेक्ट कर लो। मुझे ये मीटिंग जो है ना वो बंद करनी है, क्योंकि ये मैं बंद करूंगा तो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट पे